नमस्कार, जयश्री सेठी स्टोरी घर दिल्ली से और आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानियाँ बहुत सारी हमारे आसपास, बहुत सारी कहानियाँ सांस लेती हैं, किताबों में भी छपती हैं और मैं कभी कभी किताबों में छपी कहानियाँ भी सुनाती हूँ, पर मुझे ज़्यादा पसंद हैं लोक कथाएं। तो आपके लिए लोक कथाएं मैं लेकर आती हूँ और आज जो लोक कथा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है तमिलनाडु की एक लोक कथा। शुरू करते हैं तमिलनाडु की ये लोक कथा। आपने इसे शायद दूसरे रूप में सुना हुआ हो, पर इसका अंत जो है वो बहुत ही मजेदार है। मैंने इसे ग्रेहम ब्रदर्स की कहानी में भी सुना है और ये तमिलनाडु की लोक कथा के रूप में मेरे सामने आई और रिसेंटली एक कहानियों का उत्सव था, वहां मैंने इसे सुनाया और बच्चों को भी ये कहानी पसंद आई, तो इसलिए सोचा है कि आप भी इसका मजा जरूर उठाना चाहेंगे। तो बहुत समय पुरानी बात है, तमिलनाडु में एक जमींदार था और उसकी 20 गांवों में 1000 बीघा जमीन थी। बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे किसान उसके पास काम करते थे, पर चूंकि ये जमींदार एक नंबर का कंजूस था, कई बार लोगों को उनका मेहनताना नहीं देता था, उनकी कमाई नहीं देता था, तो धीरे धीरे करके उसके बारे में ये बात मशहूर हो गई कि ये जमींदार लोगों से काम करवा लेता है पर उस काम के पैसे नहीं देता। जब ये बात मशहूर हो गई तो लोगों ने उससे कतराना शुरू कर दिया, बचना शुरू कर दिया और एक वक्त ये आया कि जमींदार के पास जमीनें तो रही पर काम करने वाला कोई नहीं रहा और जमीन पर अगर निराई ना हो, जुताई ना हो, फसल न बोई जाए, न काटी जाए तो जमीन बंजर हो जाती है। तो उसकी जो 20 गांवों में हजारों बीघा जमीन थी, उस पे झाड़ झंकाड़ उगाए और पत्थर और मिट्टी जो है वो बहुत सख्त हो गई, मतलब किसी काम के नहीं रहे। अब जब आपके पास जमीन है पर उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है तो आमदनी में भी फर्क आएगा। उदास रहने लगा तो बीमार रहने लगा और उसकी हालत दिनों दिन खस्ता होती चली गई। पर आलसी था इसलिए खुद उठ के उसने कभी काम किया नहीं। एक बार वहां से एक फकीर गुजरा, उस फकीर ने उस जमींदार की हालत देखी तो कहा, बेटा तुम बहुत उदास हो, क्या बात है? क्या बात? कोई मेरे पास काम करने को राजी नहीं, बहुत काम है, बहुत जमीनें हैं, फाके की नौबत आ गई। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या मदद कर सकते हैं आप मेरी? मैं ये मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें एक मंत्र दे सकता हूँ। मंत्र जपने से मेरा क्या होगा? मंत्र जपोगे, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 2 महीने तक ऐसा करना, देखना तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। ऐसी बात है? हाँ, ऐसी ही बात है। जब नकारा आदमी काम करने को राजी ना हो और उसे कह दिया जाए कि एक मंत्र दिया जाएगा, बस उसका जाप करना है, तो क्यों ना करेगा। तो बिना नागा, बिना कोई ब्रेक दिए ये जमींदार रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता और पूरब दिशा में मुंह करता, सूर्य देव को नमस्कार करता और साधु का दिया हुआ मंत्र पढ़ता। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, पूरा 1 महीना और 2 महीने गुजर गए। दूसरे महीने का आखिरी दिन उनके 60वां दिन था और ये मंत्र का जाप कर रहा था जमींदार कि अचानक से धुआं सा उठा, उसके सामने एक ब्रह्म राक्षस आकर खड़ा हो गया। पहले तो ये जमींदार डर गया कि ये ब्रह्म राक्षस, मैंने तो सोचा था इस मंत्र से मेरी समस्याओं का हल हो जाएगा, अब इस ब्रह्म राक्षस से मैं कैसे निपटूं? तो ब्रह्म राक्षस ने उससे कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? हैं? आपने मंत्र पढ़कर मुझे बुलाया है। तो मैंने क्या काम आओगे? बहुत काम आ सकता हूँ, मेरी यही तो बीमारी है, मुझे हर पल हर लम्हा कुछ काम करने को चाहिए। मेरे पास अगर काम न हो तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। अच्छा, तो मेरे सारे काम कर सकते हो? आप कहकर तो देखिए, बस एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि आप मुझे एक काम देंगे, वो काम मैं करूंगा और जैसे ही वो मैं काम खत्म कर चुका हूँ आपको मुझे अगला काम दे देना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको खा जाऊंगा। हैं?
हाँ, मैं आपको खा जाऊंगा। अगर अभी आपने मुझे काम नहीं दिया तो मैं भी आपको खा जाऊंगा। अच्छा, जमींदार ने मन में सोचा कि मेरे पास कौन सा काम की कमी है, अब मैं इसे ऐसा मतलब जबरदस्त मुश्किल काम दूंगा कि महीनों उसमें लगा रहेगा और मैं घर जाकर अपनी पत्नी के साथ बैठ के बतियाऊंगा, जिंदगी के मजे लूंगा। तो उस जमींदार ने उस ब्रह्म राक्षस से कहा, ऐसा करो, मेरे ना 20 गांवों में हजारों बीघा खेत हैं, तुम पहले उनकी निराई करके आ जाओ, फिर मुझसे बात करना। जो हो। ब्रह्म राक्षस वहां से तुरंत ही गायब हो गया और इस जमींदार को लगा कि भाई हजारों बीघा जमीन है, उसकी निराई करेगा यानी कि काट छाट करेगा, जमीन को खेती लायक तैयार करेगा, खरपतवार उखाड़ेगा, सब कुछ करेगा, तो कम से कम इसे 2 महीने तो लगेंगे। अब 2 महीने तक मैं निश्चित रूप से आराम कर सकता हूँ। वो घर गया पत्नी के पास, पत्नी से कहा, भैया आज तो कुछ खास बनाओ, हलवा पूरी बनाओ, भैया हमें काम कर मिल गया है और बिना तनख्वाह के एक ऐसा आदमी जो मेरे सारे काम कर देगा, देखती जाओ। जमींदार ने दोपहर का खाना खाया, अंगड़ाई ली, टकार लिया, सोने बैठा ही था कि ये क्या, ब्रह्म राक्षस उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काम हो गया है। काम हो गया? हाँ, आपने कहा था ना आपके 20 खेतों में हजारों बीघा जमीन है, सबकी निराई हो चुकी है। इतनी जल्दी? मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं काम चुटकियों में करता हूँ। अच्छा, काम दीजिए नहीं तो आपको खा जाऊंगा। नहीं खाना नहीं। ऐसा करो, अब तो भी जो मेरे हजारों बीघा खेत हैं उनमें अब तुम निराई कर चुके हो ना, अब ऐसा करो जुताई कर दो और उसके बाद धान बो दो और फिर आओ मेरे पास। अच्छा अब तो जाओ। जमींदार ने सोचा कि अब हजारों बीघा जमीन है, उसकी जुताई करेगा, हल जोतेगा, फसल बोएगा। जब उसे निराई में आधा दिन लिया तो जुताई और फसल को बोने में कम से कम 1 हफ्ता तो लेगा, 1 हफ्ते का आराम। रात का खाना खा के निपटा था जमींदार कि ब्रह्म राक्षस सामने हाजिर हो गया। हो गया है काम, अब बताइए अब क्या करना है? कर दिया। हाँ कर दिया, मुझे काम बताइए नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। फिर जमींदार ने कहा, ऐसा करो, एक कुआं खोदो, ठीक है, 1 कोस लंबा, 1 कोस चौड़ा और इतना गहरा हो कि उसमें ताड़ के 2 पेड़ समा जाएं। फिर आओ। अब जमींदार ने अपनी बीवी से कहा, अरे ये तो नहीं कर पाएगा, देखना इसमें वक्त लग जाएगा। ब्रह्म राक्षस गया और अपने काम पर लग गया। सुबह जमींदार सुस्ता रहा था, नींद ही नहीं खुली थी। ब्रह्म मुहूर्त में किसी ने आके उसके गाल पे झटाक से चांटा मारा और वो झन्नाटे के साथ उठा और सामने उसने क्या देखा, ब्रह्म राक्षस खड़ा था। काम हो गया, कुआं खुद गया। हाँ कुआं खुद गया, अब बताइए क्या काम करना है? ये तो आपको खा जाऊंगा। अच्छा ऐसा करो कि तुम एक पुल बनाओ। हाँ पुल बनाओ, और वो पुल जो है मेरे गांव से शुरू होके 100 गांव तक पुल बनाओ, सड़क बनाओ, पुल बनाओ। जो हुकुम। नाश्ता कर रहा था जमींदार और अपनी पत्नी से बतिया रहा था कि ब्रह्म राक्षस फिर सामने खड़ा हो गया। जब ब्रह्म राक्षस फिर सामने खड़ा हुआ तो यानी कि पुल बनकर तैयार हो चुका था। अब उसकी फिर जान आफत में आ गई। उसने फिर उसे एक और काम दिया कि जाकर एक महल बनाओ, ऐसा आलीशान महल जो आसपास के 100 गांवों में किसी ने न देखा हो, जिसमें फानूस हो, जिसमें सेवक सेविकाएं हों, बुलंद दरवाजे हों, बड़े बड़े नक्काशीदार झरोखे हों, कमाल हो। आदेश दे दिया और वो सर के बाल खुजाने लगा। पत्नी जी सामने बैठी थी तो जमींदारनी ने कहा, अजी क्यों उदास हो? कौन है ये जो बार बार आ जाता है और आपको परेशान करता है? अरे यही तो ब्रह्म राक्षस है, ये ना मुश्किल का रखा है, अगर इसे काम ना दिया तो मुझे खा जाएगा। अच्छा, ये क्या सारे काम चुटकी में कर देता है? हाँ भाई चुटकी में कर देता है, मैं तो फंस गया हूँ, मुझे खा जाएगा। नहीं नहीं, आपको नहीं खाएगा।
कहा पहले ऐसा कीजिए, जितने भी आपको काम करवाने हैं इससे करवा लीजिए, जब आपके पास कोई काम ना बचे इसे जाने के लिए मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी। अच्छा हाँ अच्छा। जमींदार जो भी काम देता ब्रह्म राक्षस उसे चुटकी में कर देता। उसने घर भी बना दिया, महल भी बना दिया, उसके बाद छोटे मोटे घर बनवाने का काम करवा दिया। जमींदार ने सोचा कि जिस काम में ज्यादा से ज्यादा समय लग सकता है उसने उस तरह के काम उसे दिए। फिर आखिर में जमींदार ने कहा कि चलो भाई जरा मुझे दिखाओ कैसा काम किया तुमने, पहले मैं इंस्पेक्शन तो कराऊं, निरीक्षण तो कर लूं। जो हुकुम। अब जमींदार ब्रह्म राक्षस की पीठ पर बैठा और ब्रह्म राक्षस यूड़ा 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 और ऊंचाई से उसने देखा एरियल व्यू लेकर कि जो कुआं था, जो 1 कोस लंबा 1 कोस चौड़ा था, जिसमें ताड़ के 2 वृक्ष समा जाए इतना गहरा था, उसका पानी बड़ा ही निश्चल लग रहा था। पानी पीकर देखा, मुंह धोया, आगे बढ़ा, देखा 20 गांवों में हजारों बीघा जमीन जो है बिल्कुल जुताई हो चुकी थी और धान की फसल बोई जा चुकी थी। फिर वो उस पुल के ऊपर से भी गुजरे जो 100 गांवों तक जाता था। फिर वो महल देखा, इतना आलीशान भव्य जैसा कि उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। ये डिजाइन आर्किटेक्चर देखकर उसके होश उड़ गए। फिर जो दूसरे छोटे मोटे काम किए थे सारे काम, सब कामों का निरीक्षण कर लिया। फिर उसके बाद ब्रह्म राक्षस ने जमींदार से कहा, देखिए आपने जो काम दिए थे मैंने सारे कर दिए और मैं आपको खा जाऊंगा, कोई काम दीजिए। अच्छा ऐसी बात है, मेरी पत्नी के पास जाओ, मेरी पत्नी के पास तुम्हारे लिए काम है। आर यू श्योर? हाँ हाँ आई एम श्योर, गो गो गो। जमींदार ने ब्रह्म राक्षस को पत्नी के पास भेज तो दिया, पर उसे मालूम था कि भाई उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसका आलस था जो उसे इस मुकाम तक लेकर आया था। उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और पूरी योजना बनानी शुरू कर दी कि उसके जाने के बाद उसकी पत्नी का, उसकी जायदाद का कौन क्या कैसे ख्याल रखेगा। उसे मालूम था कि पत्नी क्या कर लेगी, पर वो अंडर एस्टिमेट कर रहा था अपनी पत्नी को। ब्रह्म राक्षस पहुंचा उसकी पत्नी के सामने और ब्रह्म राक्षस ने कहा, मुझे काम बताइए, नहीं तो मैं आपके पति को खा जाऊंगा। अच्छा बहुत बड़ा काम तो नहीं है, पर मैंने सुना है कि तुम मुश्किल से मुश्किल काम चुटकी में कर देते हो। जी बिल्कुल। मेरा एक छोटा सा काम है, कितना वक्त लगेगा? अरे आपके सामने बैठ के यूं कर दूंगा, बताइए तो सही। अच्छा ऐसी बात है। तो उस तमिल महिला ने अपने बाल से, घुंघराले बालों में से एक बाल खींचा और वो बाल पकड़ा दिया ब्रह्म राक्षस को और कहा, ये बाल मेरा घुंघराला है, इसे सीधा कर दो ना। जी हाँ बस इतना सा काम है, मेरे इस घुंघराले से बाल को सीधा कर दो। अच्छा अभी लीजिए। ब्रह्म राक्षस वहीं बैठ गया और उसने अपनी थाई पर, अपनी जांघ पर उस बाल को रखा और ये दबा दबा के रगड़ना शुरू किया। रगड़े जाए, पर बाल तुड़ जैसा घुंघर वाला था वैसा घुंघर वाला बना रहा। काफी देर तक ब्रह्म राक्षस इस काम में लगा रहा। फिर ब्रह्म राक्षस को याद आया कि जो सुनार होते हैं ये पहले सोने के तार, सोने को आग में पिघलाते हैं, तार को थोड़ा सा ढीला करते हैं, उसके बाद लोहे से पीट के सीधा करते हैं। अब बेचारा ब्रह्म राक्षस भोला था ना, गया सुनार के पास, सुनार को उसने दिया अपने मालकिन का बाल और कहा, ऐसा करो, इसे आग में तपा दो, उसके बाद मैं इसे लोहे से पीट के सीधा करूंगा, घोंगर वाला बाल है। सुनार मुस्कुराया, उसने बाल लिया और ज्यों ही आग की तपिश में डाला, बाल तो राख हो गया। ब्रह्म राक्षस सर पकड़कर बैठ गया। बड़ी भाई बेइज्जती उसकी खराब हो गई। उसको लगा कि अब मैं अपनी मालकिन को मुंह कैसे दिखाऊंगा। तो उसने सोचा, यहाँ से भागने में ही भलाई है, मेरी तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मैं ऐसा मुंह लेकर उनके सामने नहीं जा सकता। और ब्रह्म राक्षस वहां से चंपत हो गया। जब 1 दिन 2 दिन 5 दिन तक ब्रह्म राक्षस नहीं लौटा तो जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा, अब आप निश्चिंत हो जाइए, मेरे घुंघर वाला बाल कभी सीधा नहीं कर पाएगा। अब आप आराम से रहिए, खेत आपके जुत चुके हैं, फसल बोई जा चुकी है,
बस अब कटाई के लिए मजदूरों को बुलाइएगा तो पैसे दे दीजिएगा ताकि ये मुसीबत ना आए। हाँ भाई, मुझे सजा मिल गई, सबक भी मिल गया, ख्याल रखूंगा। तुम ना होती तो मेरा क्या होता। और उसके बाद जमींदार को अक्ल आ चुकी थी और वो ये समझ गया था कि उसकी पत्नी सुंदर होने के साथ साथ दिमाग वाली भी है और वो खुशी खुशी रहने लगा। The story ended here. I hope you like the story. तो ये थी तमिलनाडु की लोक कथा जो मैंने आपको सुनाई। इसी के साथ स्टोरी वाली जयश्री सेठी आपसे विदा लेती है। आपको अगर कहानी पसंद आई हुई हो तो लाइक कीजिएगा, आगे भी साझा कर सकते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। और गृहलक्ष्मी के फेसबुक पे है ये कहानी, स्टोरी घर के फेसबुक पेज पर भी रहेगी, तो वहाँ भी आप इसे देख सकते हैं। तो जयश्री सेठी की तरफ से आप सभी को बाय बाय, ख्याल रखिएगा।